हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम आरआर कैट भी कहते हैं, जो इंदौर में है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क कहते हैं, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो एटॉमिक रिसर्च की फील्ड में काम करता है, मतलब परमाणुओं और ऊर्जा के संबंध में जो भी रिसर्च होती है, एटॉमिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के संबंध में, उसमें काम करने वाला ये दूसरा देश का सबसे प्रमुख संस्थान है। इसके पहले इसकी वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था, इसमें मैंने आपको इसरो की सारी संस्थाएं और स्पेस रिसर्च के बारे में समझाया था। दूसरी वीडियो में हमने इसरो पढ़ा था और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आरआर कैट के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि आरआर कैट की स्थापना कब हुई थी। तो आरआर कैट के बारे में आपको याद रखना है कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो ये इंदौर में है, और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, ठीक है ना। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी थे। उन्होंने इसकी शुरुआत है उसका प्रोसेस किया था, और लगभग 2 साल में इंस्टीट्यूट बन के तैयार हो गया था। 1984 के बाद से जो है इसमें बार्क से जो है साइंटिस्ट गए थे और वहाँ काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा जो परमाणुओं के संबंध में रिसर्च होती है, उसका अनुसंधान और विकास केंद्र है। उस समय जब देश को जरूरत लग रहा था कि बार्क तो है ही, लेकिन बार्क की जितनी भी रिसर्च है इसको और जगह भी करना चाहिए। तो बार्क तो मुंबई में हम सबको पता है। तो बार्क में जो रिसर्च हो रही थी उसको दूसरे सेंटर के रूप में कैट की स्थापना की गई थी 1982 में, और 2 साल में बनकर तैयार हो गया 1984 में, ठीक है ना। तो आरआर जो होते हैं, ये हमें डॉक्टर राजा रमन्ना इनका नाम था, जो देश के बहुत बड़े फिजिस्ट, भौतिक वैज्ञानिक थे। और इनकी 2004 में मृत्यु हुई, और 2005 में फिर जो है उनके नाम पर इस संस्थान का नाम राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कर दिया। राजा रमन्ना देश के बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। होमी जहांगीर भाभा के बाद ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे देश में। आपको पता है 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया था गवर्नमेंट ने, उस प्रोजेक्ट के भी डॉक्टर राजा रमन्ना ही डायरेक्टर थे, इसलिए पूरे देश में उनका नाम बहुत फेमस था। तो उनकी मृत्यु हुई 2004 में। तो उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या कर दिया गया? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका कर दिया गया, ठीक है ना। वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर है श्री देवाशीष दास, इसके प्रमुख डायरेक्टर हैं। तो आप अच्छे से याद रखना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है कमेंट करने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। पहली बात आप क्या लिखोगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 2 साल इसने काम किया, 2 साल में बन के तैयार हो गया, और 1986 से इसमें रिसर्च काम शुरू हो गया। इसकी स्थापना किसने की थी? उस समय के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया था, इसकी नींव रखी थी, और 2 साल में ये तैयार हुआ। और वर्तमान इसके डायरेक्टर कौन, निर्देशक हैं, उनका नाम है श्री देवाशीष दास। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि देखो, डेडिकेट परस्यूट ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इनकम्पासिंग बेसिक रिसर्च एल्वेज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ। इन सारे एरियाज के अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी और रिसर्च होगी, उसका मूलभूत डेवलपमेंट ही इस संस्थान का उद्देश्य है। यही सारे उद्देश्य बार्क के थे, लेकिन बार्क पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पा रही थी, और उनको अपने जो एरिया है उसको एक्सपांड करना था। तो बार्क की ही रिसर्च को दूसरे इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उसको हम राजा रमन्ना कहते हैं। तो बार्क भी देश का जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च जहाँ होती है, वो मुंबई में बार्क में भी होती है, ठीक है ना। तो अनुसंधान और विकास को समर्पित है, जहां पर बुनियादी जो प्रौद्योगिकी की रिसर्च है वो होती है। तो किस किस फील्ड की रिसर्च होगी? सबसे पहले लेजर्स की जो रिसर्च होती है, ठीक है ना। तो लेजर की जो रिसर्च होती है, एक्सेलरेटर से संबंधित रिसर्च होती है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं त्वरक। तो त्वरक से संबंधित भी रिसर्च होती है। क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं, जो लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं, ये बात मैंने आपको इसरो वाले वीडियो में भी समझाई थी कि लो क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं और क्रायोजेनिक रिसर्च क्या होती है, ठीक है ना। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है इसमें लो टेम्परेचर के लिए। प्लाज्मा फिजिक्स होती है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड टॉपिक होता है। इसमें प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, जो सॉलिड लिक्विड गैस के बाद चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट होती है जिसको हम आइंस्टीन बोस स्टेट कहते हैं। और अगला होता है वैक्यूम टेक्नोलॉजी। जो वैक्यूम होता है, जहां पर प्रेशर 0 होता है, उस फील्ड में मटेरियल कैसे बिहेव करता है। तो सबसे जो दो प्रमुख एरिया हैं जिस
जिसके क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट काम करता है वो है लेजर और एसेलरेटर, ठीक है ना। इनको मैं आपको बता दूंगा, बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि लेजर और एसेलरेटर्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में पहले आप नाम याद रखना कि जो भी लेजर्स बनाई जाती हैं, तो जो हाई इंटेंसिटी होती है जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी की जो बीम होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक समान हाई इंटेंसिटी की एक जैसी जो होती है, सिंक्रोनस लाइट बहती है, उसको हम लेजर कहते हैं। उसके बारे में सारी रिसर्च जो है यहाँ पर होती है। एसेलेटर्स होते हैं, त्वरक होते हैं, जो छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इन सबको गति देने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए उनको हमको भेजना है कहीं, तो उसकी स्पीड को जो बढ़ाने वाले जो स्ट्रूम मशीन्स होती हैं उनको हम एसेलरेटर कहते हैं। तो इनसे संबंधित रिसर्च कहाँ पे होती है, आरआर कैट में होती है। तो ये हिंदी में भी आपको वही बात कही, आपको लिखना पड़ेगा, यदि 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपके लिखने को आएगा। तो देखो इस टाइप की ये बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, ये आपको जो है वो एसेलरेटर के बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पूरी टनल है और इन सारे इंस्ट्रूमेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो ये बड़ी बन जाती है टनल, और इसके अंतर्गत जो है वैक्यूम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हाई स्पीड से इसके अंतर्गत एसेलरेट किया जाता है। वो प्रकाश की गति तक से वो जो है वो गति करते हैं, लाइट की स्पीड से इसमें चलते हैं, और उनमें आपस में फिर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन आ रहा है, उनमें कोलिजन कराया जाता है, ठीक है ना। तो कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो इनसे छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं, उनके बारे में रिसर्च की जाती है। तो आपको पता है हाई जो इलेक्ट्रॉन कोलाइडर है, ठीक है ना, उसको आगे हम चर्चा करेंगे, वो उसका ये डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है। तो लेजर के बारे में रिसर्च कैसे होती है, इस तरीके से होती है। तो एक एनर्जी का सोर्स होता है जहाँ से वो बीम को जनरेट किया जाता है, और बीम जनरेट होती है तो उसको आगे हम ट्रांसफर करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उसको ऐसे मूव कराते हैं, और मूव करके जो देखते हैं कि उसकी गति में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरीके से ये रिसर्च भी जो यहाँ पर की जाती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एसेलरेटर होते क्या हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक होता है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो सर्न जेनेवा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक ऐसा परिधि के गोल के रूप में एक ट्यूब होती है ऐसी, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गति कराई जाती है, बहुत तेज स्पीड से भेजा जाता है। उनकी स्पीड पहुंचा दी जाती है कितनी, लाइट की स्पीड के बराबर। लाइट की स्पीड से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इसके अंदर घुमाते हैं, और बाद में दूसरे पार्टिकल को यहाँ से भेजते हैं, और वो टकराते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल पैदा होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हिग्स बोसॉन, ठीक ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनकी रिसर्च की जाती है कि कैसे स्पेस बना है, कैसे सन पर प्रोसेस हो रही है, कैसे एनर्जी एमिट हो रही है। तो उन बेसिक चीज़ों को समझने के लिए ये जो कोलाइडर्स होते हैं इनकी स्टडी की जाती है। तो एसेलरेटर्स ऐसी मशीन है जो यहाँ पर जो एटॉमिक पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाती हैं, उनको स्पीड बढ़ा देती हैं, और ये लाइट की स्पीड तक पहुँचा देती हैं, ये एसेलरेटर्स कहलाते हैं। तो उनकी स्टडी की जाती है। और लेजर के मैंने आपको बता दिया कि लेजर जो होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो हाई इंटेंसिटी की एक स्पेसिफिक पाथ में जो भेजी जाती है, ठीक है ना। तो ये हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी की मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक ही डायरेक्शन में जो आगे बढ़ती है। तो इस सेंटर ने इस प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं, जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। तो ये जो सिंक्रोट्रॉन है, बताया है कि 2 टाइप के सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स बनाए इन्होंने, ये इनके अचीवमेंट है और आपको ये पता होने चाहिए। तो सिंक्रोट्रॉन 2 वर्ड से बना है, एक तो बना है सिंक मतलब एक जैसा, और दूसरा है क्रोटॉन, तो ये बना है साइक्लोट्रॉन से। तो साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं, साइक्लिक जो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर जो है इस प्रकार की गति की जाती है, साइक्लोट्रॉन है। और सिंक में ये जो है इसके अंतर्गत जो पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये 2 रेडिएशन सोर्स इसने बनाए हैं, पहले का नाम है इंडस 1 और दूसरे का नाम है इंडस 2। तो पहले रेडिएशन सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, जो एमिशन होता है रेडिएशन का, वो होता है आईआर और एक्स रे के फॉर्म में, ठीक है। हम सबको पता है कि जो वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी वाले सोर्स होते हैं यहाँ पर, जिसमें आता है देखो कॉस्मिक रेज, गामा, एक्स रे, यूवी, ठीक है, आपने सुने होंगे। और लो एनर्जी में आती है आपकी, पहले आपका यूवी आ गया, फिर आईआर आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर लो रे वेव्स आएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से सीक्वेंस में ये गति करते हैं। तो जो इंडस 1 है ये आईआर और यूवी के क्षेत्र में रेडिएशन एमिट करता है, और जो इंडस 2 है ये एक्स रे की फील्ड में जो है रेडिएशन एमिट करता है। और रेडिएशन को आगे एक ही दिशा में, एक ही फील्ड में स्पीड से बढ़ता है, और आगे हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज के उसकी स्टडी की जाती है। तो रेडिएशन सोर्स बनाए हैं 2, जिनका पहले का नाम है इंडस 1 और दूसरे का नाम है इंडस 2। इनको सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नाम आप अच्छे से
याद रखें। यही बात हमने हिंदी में बताई गई है कि केंद्र ने 2 सिंक्रोट्रॉन की स्थापना की है जिनसे विकिरण निकलता है। इस प्रकार की मशीन्स होती है जिनसे लाइट निकलती है, अंदर अंदर उनमें घूमती है और बाद में उनको अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ के उनकी स्टडी की जाती है। तो इंडस 1 नाम है इसका, इंडस 2 नाम है। इंडस 1 से IR और एक्सरे की जो वेवलेंथ है फ्रिक्वेंसी में उसमें रेडिएशन होता है, और इंडस 2 से जो है एक्सरे की जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है उसमें रेडिएशन होता है। इस सेंटर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजर्स भी बनाए हैं। तो उसमें पहला लेजर है जैसे कि हाई पावर CO2 लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है ना, फ्लैश पंप लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर है और केमिकल लेजर्स हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे यदि इसके के बारे में लिखने को आता है तो CO2 लेजर आप बोल देना, फ्लैश इसको लेजर ही लिखना आप, ठीक है ना। फ्लैश लेजर है, अर्धचालक लेजर है और रासायनिक लेजर भी इस इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। इसके अलावा जो सर्न है, और जो सर्न हम बोलते हैं, जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है जेनेवा में, उसमें ये जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाया गया है। ये कोलाइडर इतना बड़ा है कि इसकी जो सरकमफेरेंस है जो पूरी, ये 27 किलोमीटर है। मतलब 27 किलोमीटर जो ऐसी परिधि वाली ट्यूब बनाई गई, इतनी बड़ा कोलाइडर बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है पूरे दुनिया के साइंटिस्ट जो है स्टडी कर रहे हैं और ये पार्टिकल्स को मूव कराते हैं, और वो उनका देखो कोलाइडर है, मतलब यहाँ टकराते हैं और फिर नए नए सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि हिग्स बोसॉन वगैरह बनते हैं और उनकी स्टडी की जाती है। और ये देखा जाता है कि अंतरिक्ष कैसे बना, बिग बैंग की घटना कैसे हुई, ग्रेविटी क्या होती है, स्टार्स पर या सन पर किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है, तो वो सबकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो उसमें सर्न में भी जो है इस सेंटर ने जो है बहुत उसको डिजाइन करने में, डेवलप करने में और उसकी एप्लीकेशन में हेल्प की है। तो ये अचीवमेंट आपको उसका अच्छे से याद रखने हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो पहला आपको अचीवमेंट्स याद रखना है, दूसरा आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है, और पहला इसका इतिहास और हिस्ट्री के बारे में याद रखना है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपसे 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, मतलब 50 वर्ड में पूछा जाएगा तो आप पे बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जिस तरीके से मैंने समझाया है बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। फीडबैक आपका जरूर देना, कमेंट करना, लाइक करके शेयर करना, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।